जरा एक पल के लिए इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ 1.5 लाख सैनिकों की एक एकदम खूंखार फौज है जो हथियारों से लैस है और खून की प्यासी है। सुनने में ही काफी डरावना लग रहा है ना? और दूसरी तरफ सिर्फ 100 निहत्थे सैनिक हैं। हार एकदम निश्चित है, कत्लेआम तय है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। हाँ, वो बिना लड़े ही भाग जाते हैं। बिल्कुल, वो 1.5 लाख की विशाल फौज बिना एक भी तीर चलाए, बिना अपनी तलवारें म्यान से निकाले दुम दबाकर वहां से भाग खड़ी होती है। कोई जादू नहीं था, कोई आसमानी चमत्कार नहीं था। ये ताकत थी सिर्फ एक चीज की, जिसे हम रेपुटेशन यानी इंसान की प्रतिष्ठा कहते हैं। और यही वो अदृश्य कवच है जिसके बारे में आज हम इस गहरी चर्चा में बात करने वाले हैं। एकदम सही। इतिहास और मनोविज्ञान के पन्नों को पलटकर देखें तो एक बात बहुत साफ हो जाती है कि हमारी जो छवि है वो महज कोई पीआर स्टंट या बाहरी दिखावा नहीं है। बिल्कुल। इंसानी समाज में ये जीवन और मृत्यु का, सफलता और विनाश का सबसे बड़ा कारक है। एक स्थापित छवि हमले को होने से पहले ही रोक देती है। हाँ, जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में प्रतिष्ठा की बात करते हैं तो अक्सर लगता है कि ये सिर्फ एक सोशल स्टेटस का मामला है ना? हाँ, लोग अक्सर ऐसा ही मानते हैं। लेकिन जिन ऐतिहासिक घटनाओं और रिसर्च पर हम आज नजर डाल रहे हैं, हमारा जो मकसद है वो ये समझना है कि कैसे एक चालाकी से गढ़ी गई प्रतिष्ठा आपके लिए पूरी की पूरी सेना का काम कर सकती है, और कैसे जरा सी चूक आपको अर्श से फर्श पर ला सकती है। बिल्कुल। तो चलिए उसी 1.5 लाख सैनिकों वाली कहानी से इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। ये चीन के 3 किंगडम्स काल की घटना है, चुकोलियांग की कहानी। हाँ, चुकोलियांग जो शू साम्राज्य के बहुत ही महान और चतुर सेनापति थे। हुआ कुछ यूं था कि लियांग ने अपनी मुख्य सेना को किसी सैन्य अभियान के लिए बहुत दूर भेज दिया था। वो खुद एक बहुत ही छोटे से शहर में आराम कर रहे थे और उनके पास मुश्किल से 100 या 125 सैनिक ही बचे थे। सिर्फ 100 सैनिक? हाँ, बस उतने ही। तभी उनके संतरियों ने भागते हुए आकर एक खौफनाक खबर दी। दुश्मन सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा, पूरे 1,50,000 सैनिक सिमाई यी के नेतृत्व में उसी शहर की तरफ आंधी की तरह बढ़ रहे थे। बाप रे! और सिमाई कोई नौसिखिया तो था नहीं, वो तो दुश्मन सेना का सबसे खतरनाक सेनापति था ना? एकदम सही। ऐसी स्थिति में तो किसी भी इंसान के हाथ पैर फूल जाएंगे। या तो वो सरेंडर कर देगा या फिर वहां से जान बचाकर भागने की कोशिश करेगा। सामान्य इंसान यही करता, बिल्कुल। लेकिन लियांग का दिमाग एक अलग ही स्तर पर काम करता था। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ। शहर के सारे झंडे उतार लिए जाएं और शहर के मुख्य दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए जाएं। सैनिकों को आदेश मिला कि वे पूरी तरह से छिप जाएं और कोई आवाज ना करें। रुको, मतलब दरवाजे खोल दिए और खुद लियांग ने क्या किया? उन्होंने एक ताओवादी संत का लबादा पहना, शहर की दीवार के सबसे ऊंचे हिस्से पर जाकर बैठ गए। वहां शांति से कुछ अगरबत्तियां जलाईं और बड़े आराम से ल्यूट नाम का एक वाद्ययंत्र बजाते हुए मुस्कुराने लगे। और जब सीमा ये अपनी 1.5 लाख की फौज लेकर वहां पहुंचा तो क्या हुआ? तो उसने जो देखा उसने उसे हिला कर रख दिया। दरवाजे खुले थे, शहर वीरान था और दीवार के ऊपर लियांग शांति से आंखें बंद करके संगीत का आनंद ले रहा था। एकदम फिल्मी सीन है तो। बिल्कुल। सीमाई ने अपनी सेना को रुकने का इशारा किया। उसने दीवार पर बैठे उस आदमी को गौर से देखा, कुछ देर तक सोच में डूबा रहा और फिर अचानक अपनी पूरी सेना को पीछे हटने का आदेश दे दिया। एक मिनट रुकिए, यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। सेमा ये कोई बेवकूफ इंसान तो था नहीं, उसके पास 1.5 लाख सैनिक थे। हाँ, बहुत बड़ी फौज थी। अगर उसे शक भी था तो क्या वो सिर्फ 150 सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी को अंदर भेजकर ये चेक नहीं कर सकता था कि सच में कोई सेना छिपी है या नहीं? उसने पूरी की पूरी सेना ही पीछे क्यों खींच ली? ये सवाल लाजमी है। ये तो एक सेनापति के तौर पर बहुत ही अतार्किक फैसला लगता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब इंसान किसी भारी दबाव में होता है तो उसका दिमाग शॉर्टकट्स ढूंढता है। वो तथ्यों से ज्यादा सामने वाले की प्रतिष्ठा पर भरोसा करता है, मतलब उसकी छवि पर। हाँ, चुकोलियांग की छवि पूरे चीन में स्लीपिंग ड्रैगन की थी। हाँ। उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में जाना जाता था जो कभी कोई सीधा खेल नहीं खेलता, जो हमेशा कोई ना कोई धोखा, कोई ना कोई घातक जाल बुनकर रखता है। समझ रहा हूँ। और सिमाई लियांग को बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसने अतीत में लियांग की चालाकियों के कारण भारी नुकसान भी उठाया था। मतलब सिमाई का दिमाग अपने ही जाल में फंस गया। बिल्कुल। जब सिमाई ने वो खाली शहर देखा
तो उसके दिमाग ने ये मानने से ही इनकार कर दिया कि लियांग सच में निहत्था हो सकता है। उसे लगा कि दीवार पर बैठकर संगीत बजाना एक सीधा निमंत्रण है, एक बहुत बड़ा जाल है। ओवरथिंकिंग कर गया वो। एकदम। उसकी नजर में वो एक खाली शहर नहीं था, बल्कि लियांग की स्थापित प्रतिष्ठा का एक जीता जागता सबूत था। अगर कोई और सेनापति उस दीवार पर बैठा होता तो सिमाई तुरंत हमला कर देता। हाँ, क्योंकि उसकी वैसी छवि नहीं थी। सही कहा, लेकिन वो लियांग था। लियांग की धोखेबाज वाली जो प्रतिष्ठा थी ना, उसने उन 100 सैनिकों के आगे एक अदृश्य अभेद्य दीवार खड़ी कर दी थी। ये तो बिल्कुल आज के दौर के किसी बहुत बड़े ब्रांड के नाम या क्रेडिट स्कोर की तरह हो गया। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत हाई है, यानी आपकी प्रतिष्ठा बहुत मजबूत है, तो समाज या बैंक आपसे बिना कोई सवाल किए आपको लाखों का लोन दे देता है। लोग आपकी क्षमता पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, प्रोडक्ट देखे बिना ही उसे बेहतरीन मान लेते हैं। एक स्थापित छवि अपने आप में एक सेना का काम करती है। एकदम सटीक तुलना है। और इसी से जुड़ा एक और गहरा सच भी है। प्रतिष्ठा केवल दुश्मनों को ही नहीं डराती, बल्कि ये हमारे अपनों का, हमारे करीबियों का नजरिया भी पूरी तरह से बदल देती है। मतलब देखने का चश्मा ही बदल जाता है। हाँ, ये तय करती है कि लोग हमारे हर काम को किस चश्मे से देखेंगे। ठीक है, चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। अगर अच्छी छवि आपको मौत से बचा सकती है, तो क्या ये लोगों के नजरिए को इतना अंधा भी कर सकती है कि वे आपकी हर गलती को सही मान लें? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें, तो इसका जवाब है 100% हाँ। इसके लिए हमें प्राचीन चीन के ही वेई साम्राज्य की एक घटना को देखना होगा। अच्छा, कौन सी घटना? ये मी त्सु स्या नाम के एक दरबारी की कहानी है। शुरुआती दिनों में मी त्सु स्या की छवि एक बहुत ही शालीन, वफादार और आकर्षक इंसान की थी। वहाँ का जो शासक था वो उससे बहुत प्रभावित था। अब उस साम्राज्य का एक बहुत ही सख्त कानून था। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के शासक की शाही बग्घी का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अगर कोई ऐसा करता तो सजा के तौर पर सीधे उसके पैर काट दिए जाते थे। बिना अनुमति गाड़ी छूने पे सीधे पैर काट देना, ये तो बेहद क्रूर सजा है। हाँ, बहुत सख्त कानून था। लेकिन एक दिन मी त्सु स्या की माँ बहुत बीमार पड़ गई। हड़बड़ाहट में उसने बिना किसी अनुमति के शासक की बग्घी ली और अपनी माँ को देखने चला गया। तो फिर तो उसके पैर काट दिए गए होंगे। यही तो बात है। जब शासक को इस कानून तोड़ने की बात का पता चला तो उसे गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा, देखो मी त्सु स्या कितना महान और आज्ञाकारी बेटा है। अपनी माँ के प्यार में उसने अपने पैर कटवाने तक का जोखिम उठा लिया। क्या बात कर रही हैं? क्या ये बहुत अजीब नहीं है कि काम बिल्कुल वही था, अपराध वही था, लेकिन शासक ने उसे सजा देने के बजाय एक महान बलिदान का दर्जा दे दिया? बिल्कुल अजीब है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और दिन मी त्सु हासिया और वो शासक एक बगीचे में टहल रहे थे। मी त्सु हासिया ने एक आड़ू यानी पीच तोड़ा और उसे खाने लगा। वो फल उसे बहुत मीठा लगा। उसने तुरंत वो अपना आधा खाया हुआ जूठा आड़ू शासक की तरफ बढ़ा दिया और उसे खाने को कहा। एक राजा को अपना झूठा फल देना, ये तो सीधे सीधे अपमान है यार। इसके लिए तो उसे वहीं फांसी दे देनी चाहिए थी। किसी और ने किया होता तो शायद ऐसा ही होता, लेकिन शासक ने उस जूठे आड़ू को लिया और खुश होकर कहा, ये इंसान मुझसे कितना निस्वार्थ प्रेम करता है। इसे इतना मीठा फल मिला, लेकिन इसने अपने झूठे होने की परवाह किए बिना सबसे पहले मेरे बारे में सोचा। मतलब ये तो पूरी तरह से अंधभक्ति है। शासक ने इसे भी प्यार का प्रतीक मान लिया। हाँ, लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसी चीजें ज्यादा दिन नहीं टिकती। हाँ, हवा का रुख तो जरूर बदला होगा। बिल्कुल बदला। समय के साथ दरबार के बाकी लोगों में मी त्सु स्या की बढ़ती ताकत को लेकर जलन पैदा हो गई। उन्होंने धीरे धीरे शासक के कान भरने शुरू किए। साजिशें शुरू हो गई। हाँ, उन्होंने साबित किया कि मी त्सु स्या असल में बहुत चालाक, घमंडी और स्वार्थी इंसान है। उन्होंने लगातार उसके खिलाफ साजिशें की और धीरे धीरे मी त्सु स्या की वो जो शालीन और वफादार वाली छवि थी ना, वो पूरी तरह से टूट गई। और जब चश्मे का रंग बदला तो दुनिया भी बदल गई होगी। शासक का नजरिया 180 डिग्री घूम गया। जब मी त्सु स्या की प्रतिष्ठा नष्ट हो गई तो एक दिन शासक ने अचानक पुरानी बातों को याद किया और भारी गुस्से में कहा, इस नीच आदमी की इतनी हिम्मत कि इसने एक बार मेरी शाही बग्घी चुराने का दुस्साहस किया था। अरे बाप रे, वही पुरानी बात। हाँ, और उसने ये भी कहा, और तो और इस बदतमीज ने मुझे अपना आधा खाया हुआ जूठा आड़ू खिलाकर मेरा अपमान किया था। मतलब सजा मिल गई। बिल्कुल, जिन कामों के लिए उसे पहले प्यार और तारीफ मिली थी,
ठीक उन्हीं कामों के लिए अब उसे कड़ी सजा दी गई। मनुष्य का असली चरित्र हमेशा छिपा रहता है। हम दूसरों का न्याय केवल उनके बाहरी दिखावे और छवि के आधार पर करते हैं। हमारी प्रतिष्ठा वो चश्मा है जिससे दुनिया हमारे हर काम को देखती है। ये तो सच में डरावना है। यानी अगर मेरा चश्मा गुलाबी है तो मेरी गलतियां, मेरा झूठा फल भी लोगों को मेरा भोलापन लगे। हाँ, लेकिन एक बार वो चश्मा टूट गया तो आपकी अच्छाई में भी लोग साजिश ढूंढ लेंगे। एकदम सही समझा आपने। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक विचार है, और जब प्रतिष्ठा में इतनी बड़ी ताकत छिपी है तो जाहिर है कि इसे एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। खास तौर पर तब जब किसी इंसान के पास शुरुआत में कुछ भी ना हो, जैसे कि पीटी बार्नम का किस्सा, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत हैरान करने वाला लगा। हाँ, पीटी बर्नम की कहानी प्रतिष्ठा को खुरच खुरच कर बनाने और उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का मास्टर क्लास है। ये उस समय की बात है जब बर्नम के पास न तो कोई बड़ी पूंजी थी और न ही समाज में कोई नाम या इज्जत। हाँ, वो सिर्फ एक शुरुआत करने वाले व्यापारी थे। उन्हें अमेरिका में एक बहुत बड़ा म्यूजियम खरीदना था और उन्होंने सौदा भी पक्का कर लिया था, लेकिन ऐन मौके पर बाजी पलट गई। पील नाम का एक और व्यापारी बीच में आ गया और म्यूजियम के मालिकों ने बर्नम के साथ अपनी डील रद्द कर दी और वो म्यूजियम पील को बेच दिया। और इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था। पील की बाजार में एक ठोस प्रतिष्ठा थी, वो एक जाना माना नाम था। मालिकों को लगा कि पील के हाथों में उनका म्यूजियम सुरक्षित रहेगा, जबकि बर्नम को तो कोई जानता तक नहीं था। बर्नम को ये बात बहुत चुभी होगी। अब सवाल ये था कि बर्नम क्या करें। उनके पास ना तो पैसा था जिससे वो पील से ज्यादा बोली लगा सकें, और न ही कोई प्रतिष्ठा थी। तो अगर आपके पास अपना कोई कवच नहीं है तो आप क्या करते हैं? आप सामने वाले का कवच तोड़ देते हैं। बिल्कुल। बर्नम ने पील की छवि पर सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने अखबारों में अफवाहें फैलाई कि जो लोग ये म्यूजियम खरीद रहे हैं वे असल में दिवालिया हो चुके हैं। हाँ, उन्होंने जनता के मन में डर बैठा दिया, जिससे पील के शेयरों की कीमत धड़ाम से नीचे गिर गई। मालिक डर गए और उन्होंने पील से डील तोड़कर म्यूजियम वापस बर्नम को दे दिया। रणनीति बहुत साफ थी। जब आपके पास खोने को कुछ ना हो तो आप सीधे वार कर सकते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सालों बाद जब बर्नम की अपनी एक अच्छी खासी पहचान बन गई थी, तब पील ने वापसी करने की सोची। पील ने सम्मोहन यानी मेस्मरिज्म का एक बहुत ही शानदार शो शुरू किया, और बर्नम को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि बर्नम ने इस बार सीधे अफवाहें क्यों नहीं फैलाई? उन्होंने पहली वाली रणनीति का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि अब नियम बदल चुके थे। पहले बर्नम के पास खोने को कुछ नहीं था, लेकिन अब उनके पास एक स्थापित प्रतिष्ठा थी। अब वो बड़े आदमी बन चुके थे। हाँ, जब आपकी अपनी एक अच्छी छवि बन जाए तो सीधा हमला आपको बुरा दिखा सकता है। तब व्यंग और मजाक यानी सटायर और रिडिक्यूल का इस्तेमाल करना चाहिए। और बर्नम ने यही किया। उन्होंने अपने म्यूजियम में एक नकली और हास्यपूर्ण सम्मोहन शो आयोजित कर दिया। मंच पर एक छोटी बच्ची को बुलाया और उसे सम्मोहित करने का नाटक किया। फिर बर्नम ने एक बहुत ही चालाक चाल चली। उन्होंने कहा कि ये साबित करने के लिए कि बच्ची सच में सम्मोहित है, वो उसकी एक उंगली काट देंगे। और जैसे ही बर्नम ने चाकू निकाला, उस बच्ची ने अपनी आंखें चौड़ी की और मन से चीखती हुई भाग गई। दर्शक हंस हंसकर लोटपोट हो गए। पील का शो एक मजाक बनकर रह गया। लेकिन मजाक उड़ाना एक बात है, क्या कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान गलत हथियार चुन ले और वो दांव उसी पर भारी पड़ जाए? मुझे लगता है थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला की दुश्मनी इसका बेहतरीन उदाहरण है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि एडिसन जैसे महान इंसान से चूक कहाँ हुई। ये लड़ाई थी डायरेक्ट करंट यानी डीसी और ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी के बीच। एडिसन डीसी का समर्थन करते थे, लेकिन टेस्ला ने साबित कर दिया कि उनका एसी करंट ज्यादा बेहतर है। हाँ, और एडिसन अंदर से बौखला गए। उन्होंने तय कर लिया कि वो टेस्ला की छवि बिगाड़ेंगे। उन्होंने एसी करंट से जानवरों को सरेआम मारना शुरू कर दिया। कुत्ते, बिल्लियां, यहाँ तक कि एक हाथी को भी करंट लगाकर मार दिया गया। और बात यही नहीं रुकी। एडिसन ने दुनिया का पहला इलेक्ट्रोक्यूशन यानी विद्युत प्रहार से मृत्युदंड आयोजित करवाया। उनका मकसद एसी करंट को खतरनाक दिखाना था। लेकिन वो एक भयानक विफलता साबित हुआ। कैदी पूरी तरह मरा नहीं, उसे बहुत तड़पाना पड़ा। वो एक क्रूर तमाशा बन गया था। तो एडिसन का ये दांव विफल क्यों हुआ? क्योंकि वो आत्मविश्वास से भरे हुए इंसान की जगह एक ईर्ष्यालु और बदला लेने वाले व्यक्ति की तरह दिखने लगे थे। उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक सीमा पार कर दी थी।
ये तो वही बात हो गई कि आप कीचड़ उछाल रहे हैं, लेकिन अगर आप हद से ज्यादा कीचड़ उछालेंगे तो सामने वाले से ज्यादा आपके अपने हाथ गंदे नजर आएंगे और लोग आपसे ही डरने लगेंगे। बिल्कुल सही कहा। तो फिर प्रतिष्ठा बनाई कैसे जाए, और अगर खराब हो जाए तो सुधारी कैसे जाए? इसके 2 असरदार उपाय हैं। पहला, अपनी प्रतिष्ठा को किसी एक बेहतरीन गुण पर आधारित करें। हेनरी किसिंजर का उदाहरण लीजिए। उनकी छवि थी कि वे कोई भी मतभेद सुलझा सकते हैं। उनकी ये शटल कूटनीति की छवि ही उनका सबसे बड़ा हथियार थी। या जैसे जर्मन जनरल एरविन रोमेल, उनकी चालाकी की प्रतिष्ठा ने ब्रिटिश सेना को उनके आने से पहले ही शहर खाली करने पर मजबूर कर दिया था। बिल्कुल। और दूसरा उपाय है अच्छी संगत। अगर छवि खराब हो जाए तो अच्छी छवि वालों का साथ लें। जैसे बर्नम ने किया था। हाँ, बर्नम ने अपनी छवि सुधारने के लिए बहुत ही सम्मानित गायिका जेनी लिंड को स्पॉन्सर किया। और अमेरिका के जो क्रूर उद्योगपति थे, जिन्हें रॉबर बैरन्स कहा जाता था, उन्होंने दा विंची और रेम्ब्रांड की कलाकृतियां खरीदकर अपनी छवि नरम की। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम छवि की परवाह ही ना करें? बिल्कुल नहीं। ऑस्कर वाइल्ड का उदाहरण लें, जिन्होंने अपने अहंकार और बदतमीजी को ही अपनी पहचान बना लिया था। समाज में रहने के लिए कोई ना कोई छवि होना जरूरी है, वरना लोग आपकी छवि खुद तय कर लेंगे। तो छवि उस खदान की तरह है जो हीरे जवाहरात से भरी है। इसे बहुत मेहनत से खोदा जाता है, इसलिए इसकी हिफाजत जान से भी बढ़कर करनी चाहिए। एकदम सही। तो इस सब का असल मतलब क्या है? प्रतिष्ठा केवल एक दिखावा नहीं है, बल्कि ये वो नींव है जिस पर सफलता टिकती है। इसे बनाने में समय लगता है, लेकिन ये आपको पहले से ही आधा युद्ध जिता देती है। बिल्कुल। और समय के साथ इन रत्नों की चमक फीकी पड़ सकती है, इसलिए इसका लगातार नवीनीकरण करते रहना भी बहुत जरूरी है। बहुत गहरी बात है। तो श्रोताओं, अगर हमारी हर हरकत का मूल्यांकन हमारी बनाई गई छवि के चश्मे से होता है, तो क्या हमारा पूरा सामाजिक जीवन वास्तव में सिर्फ उस अदृश्य रत्न की सुरक्षा के लिए चल रहा एक निरंतर नाटक है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें अकेले में बैठकर जरूर विचार करना चाहिए।